नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपको लगता है कि किसी से अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है या उसे डराना पड़ता है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं आरके। हमें लगता है कि बहस में दूसरे को हरा देना ही असली जीत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली जीत वो है जहां आपकी बात भी मान ली जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जी हाँ, आज हम एक ऐसा जादू सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ परसुएजन। बॉब बर्ग की ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बिना डराए, बिना धमकाए और बिना दुश्मन बनाए जिंदगी की हर बाजी जीती जा सकती है। ये किताब आपको एक ऐसी सुपर पावर देगी जिससे आप अपने विरोधियों को भी अपना दोस्त बना लेंगे। चाहे ऑफिस हो, घर हो या दोस्तों की महफिल, लोग अब आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि मानेंगे भी। तो क्या आप तैयार हैं शब्दों के इस खेल को मास्टर करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं जीतने की कला, सिर्फ द बुक पॉट पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपनी बात मनवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चाहे ऑफिस में हो, घर पे या किसी सरकारी दफ्तर में। हम तर्क देते हैं, हम समझाते हैं, पर सामने वाला टस से मस नहीं होता। आज हम इसी कला पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये किसी को जबरदस्ती झुकाने के बारे में नहीं है, ना ही चालाकी से फंसाने के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो ये सिखाती है कि कैसे लोगों को अपनी बात पर राजी किया जाए, इस तरह कि वो भी खुशी खुशी उस नतीजे पर पहुंचे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी फर्क है जो आपने बताया। ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये इंसानी फितरत को, मतलब ह्यूमन नेचर को समझने का एक विज्ञान है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि जिंदगी में हमारी करीब 90% कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, न कि सिर्फ इस बात पर कि हमारे पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है। तो चलिए इसी दिलचस्प विषय में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली और जो बुनियादी बात किताब में बताई गई है वो ये है कि हम इंसान तर्क से नहीं चलते, हम भावनाओं से चलते हैं। हम पहले दिल से फैसला लेते हैं और फिर उस फैसले को सही ठहराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है, क्या वो सिर्फ माइलेज देखकर खरीदी जाती है? शायद ही कभी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, इसके पीछे दो सबसे ताकतवर इंसानी भावनाएं काम कर रही होती हैं। पहली सुख पाने की इच्छा और दूसरी दर्द से बचने की कोशिश। वो स्पोर्ट्स कार वो खुशी का, रुतबे का, आजादी का एहसास दिलाती है, और एक साधारण कार शायद बोरिंग होने के दर्द से जुड़ी हो। हम अपने सारे काम इन्हीं दो वजहों से करते हैं, और फिर जैसा आपने कहा, हम उसे तर्क का जामा पहनाते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है रैशनलाइजेशन, जिसे मजे के लिए अगर तोड़ें तो बनता है रैशनलाइज। तर्क संगत झूठ, ये तो काफी सटीक है। लेकिन इस सुख और दर्द के खेल में किताब कहती है कि अहंकार यानी ईगो का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये कैसे काम करता है? मतलब मान लीजिए कोई अधिकारी है जो हमारा काम आसानी से कर सकता है, पर वो आनाकानी कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। हाँ, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो असल में अपने अहंकार को खुश कर रहा है। उस कुर्सी पर बैठकर ना कहने की जो ताकत है वो उसे महत्वपूर्ण महसूस कराती है। ये उसके लिए एक तरह का सुख है। और दूसरी तरफ वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के दर्द से बचना चाहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो। अगर हम ये समझ जाएं कि वो सिर्फ नियमों पर नहीं चल रहा बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा उससे बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। हम उसके तर्क से नहीं बल्कि उसके अहंकार से बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अगर सारा खेल भावनाओं और अहंकार का ही है, तो फिर एक बिगड़ती हुई बातचीत को कैसे संभाला जाए? मैंने किताब में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर, ये असल में बहुत आसान है। ये कहता है कि किसी भी बातचीत में हम 3 में से एक भूमिका में होते हैं। पहली है पेरेंट। ये वो भूमिका है जहां हम हुक्म देते हैं या आलोचना करते हैं। दूसरी है चाइल्ड। इस भूमिका में हम भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, डर, जिद। और तीसरी और सबसे अहम भूमिका है एडल्ट, जहां हम शांत रहकर तर्क और तथ्यों के आधार पर सम्मान से बात करते हैं। और ज्यादातर झगड़े तब होते हैं जब एक इंसान पेरेंट की तरह बात करता है और दूसरा चाइल्ड की तरह जवाब देता है। जैसे कोई बॉस कहे, तुम हमेशा देर से क्यों आती हो? ये एक पेरेंट वाला सवाल है, और जवाब आता है, सिर्फ मैं ही क्यों, बाकी लोग भी तो करते हैं। ये एक चाइल्ड वाला जवाब है, और बस यहीं से बहस शुरू। बिल्कुल। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद अडल्ट की भूमिका में रहना।
चाहे सामने वाला किसी भी भूमिका में हो। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, सोच समझकर। अगर बॉस के उस पेरेंट वाले सवाल पर आप अडल्ट की तरह जवाब दें, जैसे आप सही कह रहे हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से लेट हो रही हूं, मैं कोशिश करूंगी कि कल से समय पर आऊं, तो वहां बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आपकी शांति सामने वाले को भी अडल्ट भूमिका में आने पर मजबूर कर देती है। ये सुनने में तो बहुत असरदार लगता है। किताब में इसका एक और उदाहरण है। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया और वो सामने से बहुत गुस्से में बात कर रहा है, तो उससे बहस करने के बजाय आप कह सकती हैं, लगता है मैंने आपको किसी गलत समय पर फोन कर दिया है। ये भी अडल्ट भूमिका का ही एक उदाहरण है ना? ये एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि यहाँ आप हमला नहीं कर रहे, आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, एक तरह से गलती अपने ऊपर ले रहे हैं। इससे सामने वाले का अहंकार वो शांत हो जाता है, उसे लड़ने के लिए कोई वजह ही नहीं मिलती। ज्यादातर मामलों में वो नरम पड़ जाएगा, शायद कहेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस किसी और बात से परेशान था, बताइए क्या काम है। आपने माहौल को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। इसी से जुड़ी एक और तकनीक है, मैं संदेश का इस्तेमाल, तुम संदेश की जगह। अक्सर हम कहते हैं तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। ये सुनने वाले को कैसा महसूस कराता होगा? ये एक सीधा आरोप है। तुम शब्द, ये उंगली उठाने जैसा है। ये सुनते ही सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो अपनी सफाई देने लगता है। इसकी जगह अगर मैं संदेश का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जब कोई बहस के बीच में हो और गुस्सा हावी हो, तब क्या ये सच में काम करता है? उस वक्त खुद की बजाय सामने वाले पर इल्जाम लगाना ज्यादा नेचुरल नहीं है? स्वाभाविक तो बिल्कुल है। गुस्सा आने पर तुम कहना ही सबसे आसान लगता है। हाँ। लेकिन यही तो अभ्यास की बात है। मैं संदेश काम इसलिए करता है क्योंकि आप जिम्मेदारी खुद पर ले रहे हैं। आप सामने वाले को गलत साबित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे अपनी मदद करने के लिए बुला रहे हैं। जब आप कहते हैं कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा, तो सामने वाला बचाव करने के बजाय समाधान खोजने में आपका पार्टनर बन जाता है। वो शायद कहेगा नहीं आप तो ठीक कह रहे हैं, शायद मेरा ही ध्यान कहीं और था, एक बार फिर से बताइए। और देखिए, बातचीत टकराव से सहयोग की ओर मुड़ गई। अच्छा, ये पेरेंट एडल्ट चाइल्ड वाली बात तो टकराव को संभालने के लिए है, पर क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी कुछ ऐसे ही आसान तरीके हैं जिनसे हम लोगों पर बेहतर असर डाल सकते हैं? किताब में कुछ जादुई शब्दों का जिक्र है। हाँ, और ये सुनने में जितने साधारण लगते हैं उतने ही ताकतवर हैं। किसी से मदद मांगते हुए ये 8 शब्द कहने हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं समझूंगा। ये तो उल्टा लगता है। हम तो चाहते हैं कि वो हमारा काम करे और हम उसे पहले एक आउट दे रहे हैं। ये काम कैसे करता है? ये इंसानी मनोविज्ञान पर काम करता है। जब आप किसी पर दबाव डालते हैं तो वो विरोध करता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो आप सारा दबाव हटा लेते हैं। आप फैसला करने की ताकत, वो नियंत्रण सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। और जब इंसान को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो उदार महसूस करता है और उस ताकत का इस्तेमाल मदद करने के लिए करना चाहता है। आपने उसे मजबूर करने के बजाय उसे हीरो बनने का मौका दिया है। किताब में इसका एक बड़ा जबरदस्त वाकया है। लेखक की एक दोस्त का सामान एयरपोर्ट पर खो गया था और एयरलाइन कर्मचारी नियमों का हवाला देकर बिल्कुल मदद नहीं कर रही थी। बहुत बहस हुई, मैनेजर को बुलाने की धमकी दी गई, पर कुछ नहीं हुआ। और आखिर में जब उस दोस्त ने हार कर यही वाक्य इस्तेमाल किया, देखिए, मैं समझ सकती हूं कि नियम सख्त हैं, अगर आप इसमें कुछ नहीं कर सकती तो मैं समझूंगी। और नतीजा, उस कर्मचारी का रवैया 180 डिग्री घूम गया। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। क्योंकि अब उस पर कोई दबाव नहीं था, उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने खुद आगे बढ़कर मदद की। वाह, ये तो कमाल है। इसी तरह एक और छोटी सी बात है, किसी के काम की सच्ची तारीफ करना। हमें लगता है कि ये तो सब जानते हैं, पर हम करती कितनी बार हैं? किताब में सैंडविच बनाने वाली मुरियल का एक बड़ा प्यारा उदाहरण है। हाँ, मुरियल जो एक डेली में काम करती थी और रोजाना सैकड़ों सैंडविच बनाती थी। एक दिन लेखक ने उसके बनाए सैंडविच की सबके सामने जोर से तारीफ की। कहा, वाह मुरियल, तुम दुनिया का सबसे अच्छा सैंडविच बनाती हो। उसके बाद से मुरियल हमेशा लेखक के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सैंडविच बनाने लगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए कभी तारीफ नहीं मिलती। जब आप किसी के प्रयास को देखते हैं, उसे सराहते हैं, तो आप सिर्फ उसके काम की नहीं, बल्कि उसके वजूद को सम्मान दे रहे होते हैं। और लोग उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। और एक और चीज,
जो आज की दुनिया में लगभग डायनासोर की तरह खत्म हो चुकी है। हाथ से लिखा हुआ धन्यवाद नोट, ईमेल या मैसेज नहीं, एक असली खत। पर आज की दुनिया में ये थोड़ा अजीब और ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसे देखकर सोचें कि ये कितना पुराना तरीका है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इसकी ताकत का राज है। ये अजीब और मेहनत वाला है, इसीलिए ये काम करता है। आज जब सब कुछ इतना इंस्टेंट और डिजिटल है, तब कोई इंसान अगर 5 मिनट निकालकर एक कार्ड खरीदकर उस पर अपने हाथ से कुछ लिखकर टिकट लगाकर पोस्ट करता है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। ये बताता है कि आपने सच में समय और सोच लगाई है। ये आपको लाखों लोगों की भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। इसका भावनात्मक असर एक ईमेल से 1000 गुना ज्यादा होता है। लोग इसे कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो ये तरीके ज्यादातर लोगों पर काम कर जाएंगे, पर उनका क्या करें जो सच में मुश्किल है, अड़ियल है, एक दीवार की तरह? किताब में लेखक के टोरंटो कन्वेंशन की एक कहानी है। उनकी किताबें नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो लोडिंग डॉक का सुपरवाइजर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। हाँ, वो किस्सा इस पूरी कला का सार है। वो सुपरवाइजर एक क्लासिक उदाहरण था उस इंसान का जो अपनी छोटी सी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके खुद को बड़ा महसूस कर रहा था। लेखक अगर उससे बहस करते, चिल्लाते या उसके बॉस से शिकायत करने की धमकी देते, तो शायद वो और ज्यादा अड़ जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने गलती से उसे ड्राइवर समझ लिया, जिस पर वो भड़क गया। बोला, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। लेखक ने तुरंत माफी मांगी और कहा, बेशक मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था, सिर्फ एक बॉस ही इतनी जिम्मेदारी से काम कर सकता है। उन्होंने उसे सम्मान दिया। फिर उन्होंने उससे बहस करने के बजाय उसे समस्या का हीरो बना दिया। उसकी तारीफ की, आप जैसे लोग ही इस जगह को चला रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो आदमी मदद करने से साफ इनकार कर रहा था, वो खुद अपने लोगों को बुलाकर लेखक के डिब्बे पैक करवाने लगा और उनका दोस्त बन गया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर लेखक धमकी देते तो शायद काम तब भी हो जाता, तो उनका तरीका बेहतर क्यों था? धमकी से शायद काम हो जाता, पर एक दुश्मन पैदा हो जाता। वो सुपरवाइजर मन ही मन उनसे नफरत करता और शायद जानबूझकर उनके डिब्बों को नुकसान पहुंचा देता। लेखक ने ना सिर्फ अपना काम करवाया, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाया जहां सुपरवाइजर खुशी खुशी उनकी मदद कर रहा था। यहां दोनों की जीत हुई। सुपरवाइजर को इज्जत और महत्व मिला और लेखक का काम हो गया। ये दिखाता है कि सम्मान देकर आप लोगों से वो काम भी करवा सकते हैं जो वो करना नहीं चाहते। ये बात मुझे स्टीफन कोवी के उस मेट्रो वाले वाक्य की याद दिलाती है, जो इस बात को और भी गहराई से समझाता है। एक आदमी अपने बेलगाम बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो पूरे डिब्बे में शोर मचा रहे थे। हाँ, और कोवी का धैर्य भी जवाब दे गया। उन्होंने उस आदमी से काफी सख्ती से कहा कि वो अपने बच्चों को संभाले। उस आदमी ने जैसे नींद से जागते हुए कहा, ओह, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उसने जो कहा, उसने कोवी का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने कहा, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां 1 घंटे पहले इन बच्चों की मां की मौत हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं, और शायद इन्हें भी नहीं आ रहा। और ये सुनते ही जो गुस्सा था, जो चिड़चिड़ाहट थी, वो एक पल में सहानुभूति और मदद की भावना में बदल गई। बिल्कुल। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला इंसान किस दर्द या किस मुश्किल से गुजर रहा है। हम सिर्फ उसका व्यवहार देखते हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं। गुस्से में प्रतिक्रिया करने से पहले अगर हम एक पल रुककर ये सोचें कि शायद कोई वजह होगी, तो न सिर्फ हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि ये जीने का भी एक ज्यादा सुकून भरा तरीका है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि किसी को अपनी बात के लिए राजी करना ये कोई इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, न ही कोई दिमागी चाल। यह सामने वाले को समाधान खोजने में अपना भागीदार बनाने की कला है। यह उन्हें सम्मानित, महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस कराने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तरीके कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं है। ये सहानुभूति और सम्मान पर बनी आदतें हैं। जैसा कि किताब में एक जगह कहा गया है, हर काम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना तो एक अच्छी आदत हो सकती है। क्या मेरा ये काम सामने वाले की और मेरी दोनों की भलाई कर रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप यकीनन सही रास्ते पर हैं। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में एक पुरानी कहानी का जिक्र है जो मेरे दिमाग में अटक गई है।
एक अजनबी एक गांव के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां बैठे एक बुजुर्ग से पूछता है, बाबा यहाँ के लोग कैसे हैं? और वो बुजुर्ग उससे पलटकर पूछता है, बेटा जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे थे? अजनबी मुंह बनाकर कहता है, अरे वो तो बहुत मतलबी, स्वार्थी और बुरे थे। बुजुर्ग जवाब देता है, तुम्हें यहां भी वैसे ही लोग मिलेंगे। थोड़ी देर बाद एक और मुसाफिर आता है और वही सवाल पूछता है। बुजुर्ग उससे भी वही पूछता है, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? वो मुस्कुराकर कहता है, वो बहुत अच्छे, दयालु और मददगार थे। बुजुर्ग भी मुस्कुराकर कहता है, यहां भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हाँ, कि क्या दुनिया हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा नजरिया हम दुनिया के सामने रखते। तो दोस्तों, ये थी विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन की मास्टर क्लास। याद रखिए, बहस जीतने वाला सिर्फ अपने अहंकार या ईगो को संतुष्ट करता है, लेकिन दिल जीतने वाला पूरी दुनिया को जीत लेता है। हमें यकीन है कि आज के बाद आप किसी से बहस नहीं करेंगे, बल्कि उसे परसुएट करेंगे। अगर आपको आज का ये एपिसोड दमदार लगा तो हमारे चैनल द बुक पॉट को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी सहमति जताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो हर छोटी बात पर झगड़ने लगते हैं। उन्हें इस वीडियो की सख्त जरूरत है। और अब आज का वो सवाल जो हमें बताएगा कि आप इस कला का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और हम हर कमेंट पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी में वो कौन सा एक इंसान है, बॉस, पार्टनर या फ्रेंड, जिसे मनाना या अपनी बात समझाना आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और आप इस किताब की कौन सी ट्रिक उन पर आजमाना चाहेंगे? नाम ना भी लिखें तो चलेगा, बस रिश्ता और अपनी ट्रिक कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बहस छोड़िए और दिल जीतिए। धन्यवाद।